नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 27 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोट्स देखते हैं हम लोग, भगवद गीता संबंधित है। उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे और कई सारे आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग यूरोपियन आयोग के द्वारा जो एआई को लेकर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसकी भी बातचीत करेंगे हम लोग। साथ में हम लोग देखेंगे कि भाई किस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री जनमन योजना को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, तो उसके बारे भी बात करेंगे हम लोग। भारत का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, उसको भी देखेंगे। जो आर्मी चीफ हैं वर्तमान में जनरल पांडे, उनको एक्सटेंशन दिया गया 1 महीने का। तो और भी इसी तरह के फैक्ट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। कौन सी भारत की पहली फिल्म बनी है जिसको अवार्ड मिला है, इस तरह के फैक्ट को भी हम लोग कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ न्यूज़ डिटेल में होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन सभी मुख्य रूप से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए उस कोट को क्या है, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही सिंपल सा साधारण सा 2 ही लाइन है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कभी फुर्सत मिले, वैसे तो अभी आपको सिलेबस और सब्जेक्ट से फुर्सत नहीं मिलेगा, लेकिन फुर्सत मिले तो कभी सुन ही लीजिएगा भगवद गीता को और पढ़ लीजिएगा। झूठा सनातनी हिंदू बनने से क्या फ़ायदा, पढ़ लिख कर बने, है ना। पढ़िएगा, उसको अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जितने भी दुनिया भर के फ़िलॉसफ़ी हैं, जितने भी दुनिया भर के दर्शन हैं, उन सभी दर्शन को एकांत में दिया गया है। एकांत का मतलब कहीं पर सोच विचार के, कहीं एकांत में बैठ के, किसी सभा में, छोटी सी जगहों पर, किसी पहाड़ की गुफा में अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने दर्शन दिए हैं। भगवद गीता एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसको युद्ध के मैदान में दिया गया है। युद्ध का मैदान यहाँ पर सांकेतिक है, यानी कि जीवन से जुड़े हुए जो अलग अलग युद्ध होंगे, जीवन में जो अलग अलग आपके उठापटक है, युद्ध है, अंतर्द्वंद है, उन सभी को डील करने के लिए इसमें आपको रास्ते सुझाए गए हैं। इसीलिए ये खास है, इसीलिए सर्वोत्तम है। और जितने व्यक्ति इसको पढ़ते हैं उतने तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि सबका देखने का नज़रिया अलग होता है। इसीलिए दुनिया भर के इतने सारे गीता जो हैं उस पर टीका टिप्पणी किया गया है। बाकी किसी ग्रंथ पर इतना टीका टिप्पणी नहीं किया गया, इसमें स्कोप ज़्यादा होता है। देखिए क्या लिखा हुआ, 2 लाइन। दोज हु कमिट टू नथिंग, जो किसी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, किसी चीज़ को लेकर लक्षित नहीं है जीवन में, आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग, वो हर चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को तरह डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं अपने लक्ष्य से, क्योंकि उनके सामने उनका लक्ष्य क्लियर नहीं है। अगर आपके सामने आपका लक्ष्य क्लियर है तो आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर वो क्लियर नहीं है तो हर चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगा। कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जो जिसके द्वारा बिना लक्ष्य के आप प्राप्त कर सकें अपने जीवन में सफलता। कुछ तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि कहाँ जाना है। अगर मुझे यहाँ से पटना जाना होगा तो मैं डिसाइड करूँगा कि मैं यहाँ से पटना जाऊँगा, और बिना डिसाइड के अगर मैं ट्रेन में बैठूँगा तो मैं कहीं भी उतर सकता हूँ, किसी भी ट्रेन में बैठ सकता हूँ। ना तो मेरा कोई लक्ष्य होगा, ना तो मेरा कोई रास्ता होगा तय। तो ये ज़रूरी होता है। बहुत ही छोटी सी लाइन है, एक्सप्लेन करने जाएंगे तो घंटों एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हेडलाइन क्या है आज का। याद रखिएगा इसको, छोटा सा ही है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, ज़रूर याद रखिएगा इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडलाइन देखिए, बड़ा ही दुखद है। कल दिल्ली में एक बच्चों के अस्पताल में आग लग गई, उसके पश्चात से कई सारे बच्चों की मौत हो गई है, और आग लगने की घटना राजकोट में भी देखा गया। क्यों होता है इस समय? दरअसल में पीक पर है गर्मी, तो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होता है उसी में कई बार क्या होता है ना कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया तो तार पिघल गए या गल गए या फिर आग लग गई, इस तरह की घटनाएं घटित होती। पिछले साल आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में भी लगी थी क्लासरूम में, तो इसी कारण से लगी थी। और यहाँ पर भी क्या हुआ, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में संभावना ऐसी है कि आग लगी है। अभी तो देखिए क्या होता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों की मौत हुई। दुखद है ये, और क्या कह सकते हैं इनमें। अगला देखिए मुख्य न्यूज़ क्या है आज आपका। हेडलाइन की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो आर्मी चीफ जो है जनरल पांडे, इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर रही है। इनको दरअसल में 31 मार्च को रिटायर होना चाहिए था, लेकिन इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है 1 महीने के ज़्यादा के लिए। और इसको एक्सटेंड इसलिए किया गया है, अभी इलेक्शन में शायद बिजी है गवर्नमेंट या कोई और कारण हो सकता है, कारण को नहीं बताया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे आर्मी चीफ का तो पता ही होगा, जो अलग अलग कमांड होते हैं उनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं
सामान्यतः उनको आर्मी चीफ बनाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की इच्छा पर है, गवर्नमेंट किसी और को भी जो सीनियर मोस्ट नहीं है उनको भी आगे बढ़ा सकती है, उनको भी चीफ बना सकती है। जनरल बिपिन रावत का नाम आपने सुना था, जिनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। उनको भी जब बनाया गया था तो उस समय यही विवाद उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वो चीफ में आर्मी चीफ बने थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वरिष्ठतम नहीं थे उस समय। उनसे कई सारे वरिष्ठ लोगों को बाईपास करके उनको बनाया गया था। तो गवर्नमेंट की इच्छा पर होता है कि किसको बनाया जाए, लेकिन सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर होते सामान्यतः उन्हीं को बनाया जाता है। ओके, गवर्नमेंट को ये पावर कहाँ से मिलता है, किस एक्ट के द्वारा मिलता है? आर्मी एक्ट 1950 जो है, आर्मी एक्ट 1950, उसी के द्वारा भारत सरकार को ये शक्तियाँ मिलती है कि किसी भी आर्मी जनरल के जो एक्सटेंशन है वो कार्यकाल का एक्सटेंशन किया जा सकता है। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो देखिए सेकेंड पेज पर थोड़ा सा इन्होंने दिया हुआ है कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष या 3 ईयर, जो भी पहले हो वहाँ तक ये पद पर रहते हैं। 62 हो या फिर 3 साल उन्होंने काम किया हो, उसके पश्चात इनको पद पर से अपना हटा के अगले को नियुक्त किया जाता है। लेकिन वर्तमान में सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने इनको एक्सटेंशन दिया है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं यूरोपियन आयोग के द्वारा जो किसको लेकर, एआई को लेकर पहली बार दुनिया में किसी फ्रेमवर्क पर काम किया गया है और उसको लागू भी किया गया है। उसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार से लागू की, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी है। आपसे पीटी में उसके बारे में पूछा जाएगा। मेंस में भी संभावना बनती है, नहीं तो आप रेफरेंस के तौर पर उसका उपयोग करेंगे कि हाल ही में यूरोपियन आयोग के द्वारा, मैं यूरोपियन कमीशन शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैं यूरोपियन यूनियन नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूरोपियन कमीशन बोल रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो कमीशन ऑफ यूरोप के द्वारा वर्तमान में एआई को लेकर एक रेगुलेशन को लागू किया गया है। उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या है और कमीशन ऑफ यूरोप क्या होता है, किस प्रकार से ये अलग है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके पश्चात इसरो से संबंधित कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल आज का। साथ में अगर आप 71 बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है, सैटरडे से ही शुरू हो गया है। सैटरडे को निबंध दिया था, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आज से दिए जाएंगे, जिसमें 6th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगा, फिर जीएस पर मैं आऊँगा। आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़िएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। जिनको कुछ भी लिखना नहीं आता, बेसिक से जिनको जुड़ना हो वो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूँगा। सालाना अगर आप लेंगे तो फीस बहुत ही कम पड़ेगा आपको, ज़रूर जुड़िएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल से अगर मैं सही आपको बताऊं तो सवाल क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला चीज़ जो पूछा जाएगा कि आपसे पीटी में, वो है कि हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई को लेकर संधि किसके द्वारा लागू किया गया है, किस क्षेत्र में लागू किया गया है, कौन सी संगठन के द्वारा लागू किया गया है। इस तरह के सवाल यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, तो इसको कृपया करके ध्यान में रखिएगा। और ये पूछा जा सकता है कि इसके क्या क्या पहलू हैं। आपसे मेंस एग्जामिनेशन में अगर एआई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर जब आप लिखेंगे कि भाई इसको रेगुलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या एआई के रेगुलेशन से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन आता है, रेगुलेशन का तात्पर्य क्या होता है बंधुओं, तो जैसे आपका फ़ैन का रेगुलेटर लगा हुआ, आप कम और ज़्यादा करते हैं, यानी कि आप उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फैन कवर कंट्रोल कर। उसी प्रकार से हर चीज़ को रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो रेगुलेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा छूट दे रही है, कितना ज़्यादा प्रतिबंध लगा रही है, इसी को बोलते हैं रेगुलेशन। ओके, तो एआई को लेकर पहली बार दुनिया में कहीं पर संधि किया गया है, जिस पर बातचीत की गई है, वो कहाँ पर? तो वो यूरोपियन परिषद के द्वारा किया गया है। विगत 7 मई 2024 को यूरोप परिषद सीओई ने स्ट्रासबर्ग में, कहाँ पर, इस जगह को ध्यान में रखिएगा। गंदे पीसीएस वाले अगर घटिया फैक्ट पूछेंगे तो सबसे घटिया फैक्ट यही पूछ सकते हैं। में मंत्री परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली बार बाध्यकारी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संधि को अपनाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो सदस्य मेंबर शामिल हैं इस संगठन में, उन सभी के लिए बाध्यकारी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संधि को अपनाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। दुनिया में पहली बार इस तरह की किसी संधि को अपनाया गया है।
क्या है इसमें? सम्मेलन की यह रूपरेखा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को उनके डिजाइन और विकास से लेकर उनके उपयोग व निष्क्रियता तक व्यापक रूप से विनियमित करने यानी कि रेगुलेट करने का लक्ष्य रखते हुए एआई मानवाधिकार, लोकतंत्र, कानून के शासन से जुड़ा हुआ है। हालांकि संधि का विनियामक दृष्टिकोण और प्रमाणिक अस्पष्टता, जवाबदेही, दायित्वों के बारे में महत्वपूर्ण सवालों को अनुत्तरित छोड़, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ों पर बात की है। एआई का डेवलपमेंट, उसका उपयोग, इन चीज़ों पर हमने बात की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवाधिकार, लोकतंत्र, कानून के शासन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कुछ मूल्य होते हैं, बेसिक मूल्य होता है किसी भी अच्छे कंट्री का, कि वहाँ पर मानवाधिकार का हनन नहीं होता होगा, वहाँ पर लोकतांत्रिक ढांचा होगा। लोकतांत्रिक ढांचा का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब जगह पर लोकतांत्रिकरण ही हो। लोकतांत्रिक ढांचे का मतलब होता है स्वतंत्रता और मूल अधिकार वहाँ पर होने चाहिए। नो मैटर शासन की पद्धति ब्रिटेन जैसा हो, भारत जैसा हो, अमेरिका जैसा हो या किसी और के देश जैसा हो, कानून का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और इस संधि की ये कुछ बुराई भी बताई गई है कि इसमें विनियामक दृष्टिकोण व प्रमाणिक अस्पष्टता, जवाबदेही यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व तो किसके ऊपर में रखा जाएगा, इन चीज़ों को लेकर इसमें थोड़ी सी छूट भी दी गई, अपरिभाषित रखा गया है। इसमें इस चीज़ को लेकर वार्तालाप नहीं किया गया है। देखते हैं क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन की रूपरेखा क्या है। तो दरअसल में बात क्या है कि इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति के द्वारा 2 वर्षों से अधिक समय में क्या क्या किया गया है। तो गैर सदस्य देश जो इस परिषद के सदस्य हैं, 46 यूरोपीय परिषद के सदस्य देश, 11 इसके ऐसे मेंबर जो इसके सदस्य नहीं यूरोपीय परिषद के, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, शिक्षा जगत, इन सभी को इकट्ठा करके एक इस तरह का बाध्यकारी रूप से एक समझौते को लागू किया गया है। यह संधि गैर यूरोपीय संघ देशों के लिए हितकारी है। देखिए, जो देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं उनके लिए एक एक्ट बनाया गया था, पहले एक्ट बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा। जो यूरोपियन यूनियन के एक्ट हैं वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य के देशों पर लागू होते हैं, जबकि यूरोपीय परिषद के जो एक्ट हैं ये न केवल उसके सदस्यों पर बल्कि वैसे सदस्य जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं और वो अपने यहाँ पर लागू करना चाहते तो उनके लिए बाध्यकारी होगा। अगला देखिए कि जोखिम आधारित दृष्टिकोण में यूरोपीय संघ की कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम के समान ही है। जो यूरोपियन यूनियन का कृत्रिम बुद्धिमत्ता जुड़ा हुआ एक्ट है उसके समान ही है ये। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को विनियमित करना है, रेगुलेट करना है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की ओर से कार्य करने वाली कंपनियां भी शामिल होंगे। जो सरकार की कंपनियां होंगी वो भी शामिल होंगे, जो प्राइवेट फर्म होंगे वो भी शामिल होंगे। इसमें उद्देश्य व सिद्धांत क्या रखा गया है, यह संधि समानता, इक्वालिटी, गैर भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, निजता, प्राइवेसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांतों के साथ संरेखित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देती है कि अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो प्राइवेसी, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ होते हैं उसका आप ध्यान में रखकर इसका उपयोग करेंगे, चाहे वो कोई कंपनी करे चाहे वो कोई सरकार की कंपनी करे, दोनों के ऊपर ये समान रूप से लागू होगा। यह संपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीवन चक्र को विनियमित करता है, यानी कि एआई के कंप्लीट साइकिल को ये रेगुलेट करता है और निजी क्षेत्र के लिए 2 अनुपालन विधियों को निर्दिष्ट करता है। सम्मेलन के प्रावधानों का पालन करना या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्व पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपाय करना इसमें शामिल है। इस रूपरेखा कार्यान्वयन में लचीलेपन का लक्ष्य भी रखा गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम इतना ज़्यादा रेगुलेट कर दें, इतना ज़्यादा हम टाइट कर दें नियम कानूनों को कि एआई को लेकर कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो पाए। नहीं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है कि एआई को लेकर काम भी हो, मानव से जुड़े हुए चीज़ों पर इसका उपयोग भी किया जाए, साथ में मानवाधिकार के उल्लंघनों पर भी रोक लगाया जाए ताकि विभिन्न तकनीकी, क्षेत्रीय और सामाजिक आर्थिक स्थितियों को समायोजित किया जा सके। इसके लिए आवश्यक कार्यों जैसे कि रोक या प्रतिबंधों को निर्धारित करने के लिए जोखिम आकलन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र और सुधारात्मक उपायों को भी अनिवार्य किया जाता है इसके तहत में, इस रेगुलेशन के तहत में। आपको मैंने जो लेक्चर है उसमें शुरू करने से पहले ही बताया कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे। शुरुआत में आपसे इससे जुड़ा हुआ पीटी में फैक्ट पूछा जाएगा, मेंस में आप आंसर राइटिंग में और निबंध लेखन में इसका उपयोग करेंगे रेफरेंस के तौर पर, केस स्टडी के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर। और ये शानदार एग्जाम्पल होगा कि हाल ही में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होते हैं उसको एआई से नुकसान ना पहुँचे, इसको लेकर यूरोपियन आयोग ने क्या किया है, तो एक रेगुलेशन को बाध्यकारी तरीके से लागू किया गया है। हमने क्यों नहीं लागू किया है अब तक? हमारे यहाँ पर अभी तक
जस्टिस कृष्णा समिति है, आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, जिन्होंने डेटा प्रोटेक्शन को लेकर बहुत सारे सुझाव दिए थे। उसको भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया है, उसको लागू करना चाहिए, हमें उसको लागू करना चाहिए कि भाई प्राइवेट जो डेटा होते हैं, लोगों के प्राइवेसी होते हैं, उसको लेकर बात होना चाहिए। अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सहित कई सारे एक्ट को लागू किया है। यूपीएससी पीटी का सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया। यूपीएससी पीटी का सवाल है, आपको आंसर पता हो तो आप मुझे बताइएगा। 2019 या 20 का पीटी का सवाल है। ओके, अब इसमें अस्पष्टताएं क्या है उसको भी देख लीजिए जरा, इसकी कमियों खामियों को। कृत्रिम एआई के विनिमय में रेगुलेशन में चुनौतियां। एआई को विनियमित करना पारंपरिक विनिमय क्षेत्रों जैसे बाजार प्रथाओं या भौतिक बुनियादी ढांचे से काफ़ी अलग है। इसमें ये बोला गया है कि अलग अलग चीज़ों के लिए पहले से रेगुलेशन किया जाता है, उससे बिल्कुल अलग है एआई को रेगुलेट करना। किसको? एआई को रेगुलेट करना। एआई मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, न्यूरल नेटवर्क सहित प्रौद्योगिकी एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है जो लगातार विकसित हो रही है। जोखिम आधारित विनिमय का लक्ष्य सख्त नियमों को लागू करने के बजाय संभावित नुकसान पर प्रवर्तन को लक्षित करके विनियामक संस्थाओं और प्रशासनिक शक्ति को अनुकूलित करना। मतलब देखिए, ये हिंदी जो है ट्रांसलेटेड है, क्योंकि सारे अच्छे आर्टिकल इंग्लिश में छपते हैं। मैं क्या करूं, हिंदी न्यूज़पेपर कचरे वाले होते हैं तो उनको मुझे ट्रांसलेट करके हिंदी में लाना पड़ता है। अब खुद से तो नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं आप, तो आपको गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए इस तरह के वर्ड दिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये बोला गया है कि एआई जो है वो डेवलप ही हो रहा है अभी भी ये क्षेत्र, तो हमें नहीं पता कि इसका स्कोप कहाँ तक विस्तृत है। इसलिए इसको रेगुलेट करना पारंपरिक चीज़ों को रेगुलेट करने से की तुलना में, कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है। हम अगर इसको ज़्यादा रेगुलेट कर देंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। इकोनॉमी में एआई का समावेशन हो रहा है, अगर आपने उसको ज़्यादा टाइट कर दिया तो पूरी दुनिया आगे बढ़ जाएगी, आप पिछड़ जाएंगे। और अगर आपने रेगुलेट कम किया तो हो सकता है लोगों की प्राइवेसी का हनन हो, जिसका शानदार से उदाहरण आप भारत के इलेक्शन में देख सकते हैं कि किस प्रकार चुनाव को प्रभावित करने के लिए अलग अलग नेताओं के फर्जी फेक वीडियो और डीप फेक जैसे वीडियोज़ को वायरल किए गए हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें जोखिम मूल्यांकन, जोखिमों और अवसरों के बीच व्यापार को संतुलित करना, जोखिम स्वीकार्यता के लिए सीमाएं निर्धारित करना भी शामिल है कि हम व्यापार भी संतुलन में कर सकें और इस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकें। और इसके अलग अलग जो आयाम हैं जो अभी बढ़ ही रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क जैसी चीज़ें, जैसे 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि चैट जीपीटी और एआई के जो अलग अलग टूल थे, अब उसका एक अलग से जो है संस्करण आया है, जिसको क्या कहा जाता है, एआई एजेंट कहा जाता है, जो बिल्कुल रियल टाइम में आपसे इंटरेक्शन करती है। कैमरा खोलकर आप रख दीजिए, वो हर चीज़ के बारे में आपको बता देगी, एक एक चीज़ पढ़ के बता देगी क्या क्या कहाँ पर है, कौन सा चीज़ रखा हुआ, उस चीज़ का वो पर्टिकुलर हिस्सा कौन सा, ये सब कुछ बता देगी। वीडियो रिकॉर्ड करके दे देगी आपको, वीडियो एडिट करके दे देगी, हर चीज़ कर लेती है। तो ये जो है एआई का अलग संस्करण होगा। अब इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इसकी क्या कमियाँ खामियाँ होंगी, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। प्रमाणिक अस्पष्टताएँ हैं। जोखिम सहनशीलता, प्रमाणिक नियमों के व्याख्यात्मक अनुप्रयोग पर भिन्न दृष्टिकोण से प्रमाणित अस्पष्टताएं उत्पन्न होती हैं। ये अस्पष्टताएं अनुपालन के प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न करती हैं और उसके साथ में दिक्कत ये भी आ रही है कि इससे जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर देश से संबंधित नहीं होती है। आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट को लेकर वैश्विक आधार पर कोई नियम कानून आज तक क्यों नहीं बनाए जा सके हैं? बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? इंटरनेट से जुड़े हुए जो क्राइम होते हैं, कुछ समझौते उस पर हुए हैं, आपको पता होगा, जैसे बुडापेस्ट कन्वेंशन जैसी चीज़ें हैं और भी 2-3 कन्वेंशन हैं। ये क्या है? तो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई है। क्यों इस पर दुनिया भर के देश बैठकर बातचीत करते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वैश्विक होती हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन किसी एक देश को प्रभावित नहीं करेगा, जैसे आतंकवाद, जैसे एआई, जैसे इंटरनेट, साइबर क्राइम जो होते हैं, ये किसी एक देश में नहीं है। जब दुनिया ग्लोबल हो रही है तो समस्याएं भी ग्लोबल हो रही हैं। उन ग्लोबल समस्याओं को ग्लोबल तरीके से ही डील किया जा सकता है। अगर भारत बात करे कि मैं अपने यहाँ पर साइबर कानून कठोर करके साइबर क्राइम को रोक लूँगा, क्या ऐसा संभव है? कतई संभव नहीं है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आया कि दक्षिण पूर्व एशिया से सबसे ज़्यादा जिस देश को टारगेट किया जा रहा है वो भारत है, जिसको साइबर क्राइम में टारगेट किया जा रहा है। तो एआई जैसी जो चीज़ें हैं, इसके डेवलपमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, किसी एक देश में नहीं होती हैं, बल्कि वैश्विक रूप से होती हैं। एक टूल कहीं और पर बन रहा है, दूसरा टूल कहीं और पर बन रहा है, एक लाइन का कोड कहीं और लिखा जा रहा है। कोई चीज़ एक देश में अलाउ है, कोई चीज़ दूसरे देश में अलाउ नहीं है। पूरे दुनिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अलग हैं, यूरोपियन यूनियन के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अलग है, तो उसमें इसको रेगुलेट करना काफ़ी कठिन हो जाता है। कार्यान्वयन, अनुपालन, लचीला कार्यान्वयन। इस संधि का लचीला कार्यान्वयन दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में विविध तकनीक, क्षेत्रीय और सामाजिक आर्थिक स्थितियों को स्वीकार करता है। इस लचीलेपन के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है, निरंतर
निरंतर जोखिम आकलन की आवश्यकता होती है ताकि उभरते जोखिम का समाधान किया जा सके। जो नए नए रिस्क आएंगे उसका हम क्या कर सकेंगे, असेसमेंट करके उसको हम मैनेज कर सकेंगे। हमें इसका रेगुलर इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अब कौन से नए रिस्क उत्पन्न हो रहे हैं एआई के कारण से। स्वतंत्र निरीक्षण और समाधान। एक स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र की स्थापना संधि का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह निकाय अनुपालन की निगरानी, जोखिमों का आकलन व सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके तहत, इस एक्ट के तहत में, ये जो अभी रेगुलेशन बनाया गया, इसके तहत में एक बिल्कुल फ्री स्वतंत्र नियामक और एक समाधान तंत्र की स्थापना की गई है, जो क्या करेगा, जो इस पर निगरानी रखेगा कि इसका सही से अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त संधि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों के कारण हुए नुकसानों के समाधान के लिए उपचारात्मक और निवारण उपायों को भी अनिवार्य करती है। हालांकि दायित्वों और जवाबदेही के स्थान पर स्पष्ट दिशा निर्देश का अभाव इसमें पाया जाता है। इसके बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कितना डिटेल में मैंने समझाया, आपको याद हो गया होगा, इसके पहलू तो याद हो गए होंगे। और इस एक्ट को नहीं याद करना है हमें क्या याद करना है कि इस तरह की दुनिया में कहीं पर घटनाक्रम घटित हुए हैं, और अगर हम सीख लेना चाहें तो वहाँ से सीख ले सकते हैं। पीटी एग्जामिनेशन में फैक्ट के तौर पर ये पूछा जाएगा आपसे। मेंस एग्जामिनेशन में बस आप ये भी चर्चा कर देंगे कि हाल ही में यूरोपियन आयोग के द्वारा इस तरह का कोई एक्ट जो है वो पारित किया गया है, इस तरह का रेगुलेशन लागू किया गया है वैश्विक लेवल पर, जो देश उसमें शामिल हैं उनके लिए। तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं। जो देश उसके सदस्य नहीं हैं उनके लिए भी है, अगर वो इससे जुड़ना चाहें तो। समस्याएं व अनुत्तरित प्रश्न, जवाबदेही और दायित्व से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उस पर अभी भी इस आयोग ने कुछ भी नहीं बोला है, उसको लेकर अस्पष्टता बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला है यूरोप की परिषद, जिसका मैं बात कर रहा था कि भाई जिस संस्था के द्वारा इस तरह को रेगुलेशन को अपनाया गया है, उस संस्था क्या है, कि वो कब उसकी स्थापना किया गया और किस तरह से वो अलग है यूरोपियन यूनियन से, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में पूछ सकता है। यूरोप के परिषद, यूरोप में मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन, ये इसका 3 बेसिक मूल्य होता है। किसी भी सिविलाइज कंट्री का 3 बेसिक रूल होता है। क्या होता है? पहला होता है लोकतंत्र, दूसरा होता है मानवाधिकार, तीसरा होता है कानून। समय अभाव के कारण मैं कम बता रहा हूँ, वैसे चलिए बताता हूँ मैं। लोकतंत्र क्या होता है? एक सिस्टम ही तो है। किसका सिस्टम है? तो किसी भी देश को चलाने का एक सिस्टम है। कोई देश अगर इस सिस्टम को नहीं अपनाते, क्या वो नहीं चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं। चीन उसका उदाहरण है। लेकिन वहाँ पर अलग वैल्यूज़ होंगे, वहाँ पर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो कल को हो सकता है कि लोकतंत्र से भी अच्छा कोई शासन पद्धति आ जाए। ध्यान से सुनिएगा। एक समय था जब पूरे दुनिया में कबीलाई शासन था, पूरे दुनिया भर में ही था, एक समय ही था। उसके बाद पूरे दुनिया भर में राजतंत्र हमने देखा। उसके पश्चात हमने क्या देखा कि राजतंत्र जो गिरे, उसके पश्चात से लोकतंत्रों का उदय देखा है। तो ये अभी तीसरे फेज में चल रहे हैं। इसके पश्चात एक नया लोकतंत्र भी आ सकता है, ये अलग तरह का शासन पद्धति भी आ सकता है। तो बस एक कंप्यूटर चलाने का सॉफ्टवेयर मात्र है। कंप्यूटर वही रहता है, सॉफ्टवेयर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कब चेंज होता है क्या, लेकिन वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति इसी को माना जाता है। कानून के शासन को बनाए रखने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूरोप की परिषद। 1949 में स्थापित इसके 46 सदस्य राज्य हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग में 675 मिलियन है। यह लगभग 500 मिलियन यूरो के वार्षिक बजट के साथ काम करता है। और संगठन यूरोपीय संघ से बिल्कुल अलग है। हालांकि यह कभी कभी इसके साथ भ्रमित भी हो जाता है, आंशिक रूप से, क्योंकि यूरोपीय संघ ने मूल यूरोपीय ध्वज को ही अपनाया है, जिसे 1955 में यूरोप की परिषद के लिए बनाया गया था। यूरोप की परिषद की स्थापना पहले किया गया, यूरोपियन संघ की स्थापना बाद में किया गया। साथ ही यह यूरोपियन गान भी यूरोप के परिषद से जुड़े बिना कोई भी देश कभी भी यूरोपीय संघ में शामिल नहीं हुआ है। यूरोप की परिषद एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र की पर्यवेक्षक भी है। ऑब्जर्वेशन नेशन का भी इसको दर्जा मिला हुआ है यूरोप की परिषद का। आपसे 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था कि नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड ने, स्पेन, स्वीडन और आइसलैंड, इन तीनों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है देश की। तो क्या भारत ने मान्यता नहीं दी है? क्या भारत ने मान्यता दी हुई है बहुत पहले से। भारत 2 स्टेट नेशन को मानता है। ऑब्जर्व का दर्जा आया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। फिलिस्तीन को वर्तमान में यूएन में ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा हासिल है। ये वोट नहीं कर सकता, वहाँ पर बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है वहाँ पर। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ऑब्जर्वर नेशन का दर्जा मिला हुआ है किसको? ऑब्जर्वर की संस्था का, तो वो मिला हुआ यूरोप की परिषद को। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के नाते यूरोप की परिषद कानून नहीं बना सकती, लेकिन इसमें विभिन्न विषयों पर सदस्य देशों द्वारा किए गए चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के परिवर्तन के लिए जोर देने की क्षमता है। यूरोप की परिषद का सबसे प्रसिद्ध निकाय मानव अधिकारों की यूरोपीय न्यायालय है, जो मानव अधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के आधार पर काम करती है। और वर्तमान में इसी के द्वारा क्या किया गया, एक रेगुलेशन पारित किया गया है एआई को लेकर।
परिषद के 2 वैधानिक निकाय मंत्रियों की समिति हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य राज्य के विदेश मंत्री यूरोप के परिषद के संसदीय सभा शामिल होते हैं, जो प्रत्येक सदस्य राज्य के राष्ट्रीय संसदों के सदस्यों से बना हुआ है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ये बस याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन से अलग है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको स्थापित किया गया था और ये अलग तरीके से काम करती है। वर्तमान में एआई के लेकर इसी ने रेगुलेशन को पारित किया है, जो इसके सदस्य देशों पर लागू है बाध्यकारी रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई संधि अपनाई गई है एआई पर, वो इसी के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला है आपका LVM3 कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है इसको माना जा रहा है कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा ये स्टेप है। क्या है भाई LVM3? दरअसल में इसमें क्या हुआ है कि दरअसल में इसरो ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ा ही शानदार से इनिशिएटिव लिया और उसने एक इनविटेशन के लिए बोला कि भाई आप लोग अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी रॉकेट बनाने में इंटरेस्टेड है, यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल जो होते हैं, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है GSLV MK3। इसको बाहुबली भी बोला जाता है, पता ही होगा आपको। बहुत भारी वेट उठा सकता है ये, इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसरो ने बोला कि इसको अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाहे तो आइए आप बना सकते हैं इसको शानदार से स्टेप माना जा रहा है कि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसके तहत आता है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री जी इसरो से संबंधित चीज़ें और एटॉमिक चीज़ें डायरेक्ट नियंत्रित करते हैं। इसको लेकर कोई अलग से आपने मंत्रालय नहीं सुना होगा। दरअसल में ये प्रधानमंत्री के कार्यालय के तहत ही आता है। इसरो के पहली बार कुछ हिस्से को प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब चाह रहे हैं हम, जिस प्रकार से नासा अब क्या करती है, तो छोटे मोटे चीज़ों को लेकर काम नहीं करती है। अंतरिक्ष में उपग्रहों को भेजने से संबंधित छोटे मोटी चीज़ों पर काम नहीं करती है वो। अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजना ये भी उसने छोड़ दिया है। वो बड़े स्पेस रिसर्च में प्रवेश कर रही है, जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करती है वो। उसी प्रकार से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा इसरो है वो क्या करे, तो ये रॉकेट बनाने का काम जो है, ये सब काम अब किसी प्राइवेट फर्म को देकर और वो स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए काम में और भी ज़्यादा डीप जाएं। अंतर्ग्रहीय मिशन, इंटरप्लैनेटरी जो मिशन होते हैं, या फिर स्पेस से जुड़े हुए और भी जो रिसर्च हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसीलिए इसरो और अंतरिक्ष से जुड़े हुए कुछ हिस्सों को पहली बार भारत में प्राइवेटाइजेशन के कुछ दिशा में हम बढ़ रहे हैं। इसरो का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। इसरो रॉकेट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर किसी प्राइवेट फर्म को हायर कर सकती है। इसरो की जो विंग है, जिसको क्या कहा जाता है, न्यू स्पेस लिमिटेड, उसने इनवाइट किया भाई कुछ एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हैं, तो एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और LVM3 इसको कहा जाता है। तो इस लॉन्च व्हीकल के बारे में हम लोग समझते हैं। बाकी प्राइवेटाइजेशन का आपको बेनिफिट मैंने अभी बताया है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अगर इस क्षेत्र में आएंगी, जिससे ज्ञान विज्ञान भौतिकी का विकास होगा, देश में विज्ञान को लेकर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनेगा। साथ में प्राइवेट कंपनियां स्पेस सेक्टर में आएंगी, जो स्पेस सेक्टर आने वाले समय के मानव का भविष्य वही होगा। आज से 50 साल बाद उतना ही आसान होगा स्पेस में जाना जितना आसान अभी यहाँ से दिल्ली से पटना जाना, पटना से दिल्ली आना आसान है, इतना ही आसान होगा 50 साल बाद। वर्तमान में हम काम कर रहे हैं। आज से सोचिए, आज से 60-70 साल पहले एरोप्लेन में बैठना कितनी बड़ी बात होती थी। आज क्या होता है, तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर बराबर ही भीड़ रहते हैं, कोई कम नहीं रहता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हम 50 साल आगे का अगर सोचते हैं तो हमें इन चीज़ों को अभी से अपने देश में बढ़ावा देना पड़ेगा। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनियां जब स्पेस सेक्टर में आएंगी तो देश में स्पेस टूरिज़्म जैसी चीज़ों का माहौल भी बनेगा। और जो इसरो है वो किन चीज़ों पर काम कर सकेगा, तो जो बड़े बड़े स्पेस के अलग अलग अद्भुत चीज़ें हैं, ब्लैक होल जैसी चीज़ें हैं, इंटरप्लैनेटरी जैसी चीज़ें हैं, पृथ्वी जैसे ग्रहों के ढूंढने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पर काम कर पाएगा इसरो, रिसर्च को बढ़ावा दे पाएगा। तो ये क्लियर हुआ। तो इस लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ कर जाइए, क्योंकि पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है लॉन्च व्हीकल के बारे में, कितने चरण होते हैं, कौन से ठोस हैं, कौन से लिक्विड चरण हैं, ये सब कुछ पूछा जाता है पीटी में। 2019 यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन देखिएगा, 18 है शायद, 2018 यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन, उसमें आपसे पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में पूछा गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं जीएसएलवी क्या होता है। प्रक्षेपण यान लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है। लॉन्च व्हीकल होता है, क्या होता है, वन टाइम लॉन्च होता है। ये पूरा जो आपको नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा रॉकेट है, ये ख़राब हो जाता है एक बार लॉन्च होने के बाद। इसका ऊपर रहता है
हेड रहता है जिसमें सैटेलाइट वगैरह रखे रहते हैं, या मिसाइल बनाना है तो इसमें बॉम्ब रख दीजिए तो ये मिसाइल हो गया, इसमें सैटेलाइट रख दीजिए तो ये क्या हो गया, लॉन्च व्हीकल हो गया। अलग अलग क्षमता के होते हैं, अलग अलग क्षमता के बनाए जाते हैं और उसी को कहा जाता है लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये इसरो के उन्नत संस्करण सबसे बड़े रॉकेट में से एक है। लॉन्च व्हीकल M3 M2 मिशन एक विदेशी ग्रह OneWeb, देखिए गलत पेज खुल गया था, मैं सही जगह दिखा देता हूँ। GSLV क्या कहा जाता है इसको, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट है। दरअसल में अगर आप इसरो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सबसे मूल रूप में जो पढ़ना होता है वो है लॉन्चिंग व्हीकल का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, और दूसरा होता है उसी के साथ साथ पैरेलल होता है। पहला होता है सैटेलाइट का, उसके साथ साथ पैरेलल होता है लॉन्चिंग व्हीकल का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले जो चरण था उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर PSLV का कैसे हुआ, फिर GSLV पर अभी हम आए हैं। इसके बाद हम RSLV की बात कर रहे हैं, रीयूजेबल लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक बार जाता है तो अभी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो वापस लौट के आ जाए। जैसे एलन मस्क का अगर आपने वीडियो वगैरह देखा होगा तो अलग अलग जो रॉकेट हैं उनके वो रीयूजेबल हैं, वो फिर से रीयूज़ किए जाते हैं। उसी प्रकार का हम आने वाले जनरेशन बनाएंगे। तो रॉकेट का जनरेशन ज़रूर पढ़कर जाइएगा, PT मेंस दोनों के रिगार्डिंग ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए क्या है, एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट है जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में अधिक ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। GSLV रॉकेट ने अब तक 18 मिशन को अंजाम दिया जिनमें से 4 विफल रहे हैं। 10,000 किलोग्राम को उपग्रहों के पृथ्वी के निचली कक्षा में, अब पृथ्वी है ये इसके लोअर अर्थ ऑर्बिट में 10,000 kg तक का सैटेलाइट लॉन्च के लिए लिया जा सकता है। स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज CUS GSLV MK3 तीसरे चरण का निर्माण करता है। MK3 संस्करण ने भारतीय अंतरिक्ष इसरो को अपने उपग्रहों को लॉन्च करने हेतु पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया है और इसी के द्वारा इसरो किसी भी वजन के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। लेकिन लोअर अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलोमीटर है, अपर अर्थ ऑर्बिट में अगर सबसे ऊपर वाले अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे वहाँ पर 3,000 किलोग्राम के आसपास तक का सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है GSLV। इससे पहले अपने भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए यूरोपियन एरियन प्रक्षेपण यान पर निर्भर था इसरो। GSLV मार्क 3 का उपयोग 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च करने के लिए किया गया। चंद्रयान 3 के लिए भी इसी का उपयोग किया गया। इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसरो ने GSLV मार्क 3 का नाम बदलकर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया गया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया गया। जियो के कक्षा के लिए GSLV ही कहा जाता है, लेकिन GSLV मार्क 3 का नाम बदलकर LVM-3 3 कर दिया गया। LVM-3 हर जगह जियो, मियो और लियो ये तीनों अलग अलग ऑर्बिट हैं अर्थ के, उन तीनों में इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत की एक फिल्म है, बहुत ही प्रसिद्ध हो रही है, उसका फिल्म का क्या नाम है, तो इसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट, ये नाम है इनका। और ये पायल कपाड़िया जी डायरेक्टर हैं इनको इसके लिए ग्रैंड पिक्स अवार्ड दिया गया है। द सेकेंड मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज़ माना जाता है इसको प्राइज़, और इसी से इनको सम्मानित किया गया है। इसमें ये वाटरमेलन पर्स बड़ा फेमस हो रहा है, अलग अलग प्रोपेगेंडा होता है। ये माना जाता है कि वाटरमेलन का जब आप काटते हैं तो फिलिस्तीन का फ्लैग दिखता है, रेड और ग्रीन, इसीलिए इस चीज़ को लेकर इन्होंने बनाया हुआ। खैर हमें उस पर नहीं जाना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दरअसल में ये जो फिल्म है क्या नाम है इसका, ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पायल कपाड़िया जी इसके डायरेक्टर हैं। द फिल्म लेटर वॉन द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द सेकेंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसको जीता है। ये कांस फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुए थे, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस अवार्ड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कांस में भी शामिल हुए हैं, तो इसलिए फिर से चर्चा में है। और ये वाटरमेलन पर्स के कारण से चर्चा में है। तो वाटरमेलन पर्स क्या है कि ये तो पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, आई डोंट नो, लेकिन आपसे ये फिल्म के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट, इसने कौन सा पुरस्कार जीता था, तो ग्रैंड पिक्स जीता था। कुछ दिन पहले का ही न्यूज़ था, मैंने करवाया था। वर्तमान में इस फिल्म मेकर जो हैं ये कांस में शामिल हुए हैं। कांस में अभी पता ही होगा फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, उसी में ये लोग शामिल हुए हैं, इसके कारण से फिर से ये चर्चा में था, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि भाई PVTG के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत ही शानदार से एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन मन योजना। उसी में कुछ खामी आ रही है, उसमें इन्होंने बताया है कि पहले तो उनको पता नहीं है कि इस तरह की कोई योजना है। दूसरा, वो उस इलाके में रहते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है। तीसरा, इस चीज़ को लेकर जो ऐप जारी किया गया है उस ऐप का क्या नाम है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आवास ++
AS+ इसका नाम है, मोबाइल ऐप है, जो क्या करता है, जो ब्लॉक लेवल पर या पंचायत लेवल पर जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पंचायत के ऑफिशियल हैं या फिर ब्लॉक के ऑफिसर हैं, उनको क्या करता है तो उनको ये PVTG की पहचान करने के लिए इस ऐप का उपयोग करना है कि कौन से PVTG को इस घर मिलेगा, कौन से PVTG को नहीं मिलेगा, इसकी पहचान करना है। उसी के तहत प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत उन PVTG को रजिस्टर किया जाता है, उसके पश्चात उनको सुख सुविधाएँ दी जाती है। जनमन योजना भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन दरअसल में जनमन योजना का लक्ष्य क्या रखा गया था कि भाई सभी को, जो भी इसमें शामिल होंगे उन सभी को घर दिया जाएगा, एक घर दिया जाएगा रहने योग्य, उसके पश्चात उनको पीने की पानी, शिक्षा और बेसिक जो नीड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये दिया जाएगा। PVTG क्या होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल्स में भी सबसे पिछड़े हुए ट्राइबल्स को कहा जाता है। UPSC 2019 PT में PVTG से सवाल पूछ चुकी है, मैंने भी 2 बार पढ़ाया है आपको, आज भी हम लोग थोड़ा सा तो उसके बारे में देखेंगे ही। लेकिन प्रधानमंत्री जनमन योजना जो है, इस योजना से आपसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। 2023 के नवंबर में 24,000 करोड़ रुपए के साथ में इस योजना को लॉन्च किया गया कि देश में जितने भी PVTG हैं उनको जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, जैसे घर चाहिए होता है, जैसे बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, जैसे पानी का कनेक्शन चाहिए होता है, इसके अलावा शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें जो PVTG बच्चों के लिए चाहिए, उन सभी को उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। एक शानदार सी स्कीम है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र को भी रखा गया है और भी कई सारे सुख सुविधाओं को रखा गया है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी भारी स्तर पर चुनौतियाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि PVTG सामान्य तौर पर देश में बिखरे हुए हैं। कई बार उनका एक आवास भी नहीं होता है, कोई एक निश्चित पता भी नहीं होता है, कोई एक निश्चित जगह भी नहीं होता है, और वो कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल सड़क के द्वारा बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, या तो उनको पता भी नहीं है इस योजना के बारे में, या जिस पंचायत में रहते हैं उस पंचायत स्तर पर इतना अच्छा संरचना नहीं है, इतनी अच्छी तकनीक नहीं है, इतना अच्छा जागरूकता नहीं है कि उन PVTG को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत में शामिल किया जा सके। आप ज़रा इमेजिन कीजिएगा, आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपको कितनी योजनाओं के बारे में पता है, आप कितनी योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो जो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, उनको ये भी नहीं पता कि सरकार नामक कोई चीज़ होती है, वो कैसे लाभ उठाएंगे, उन्हीं की बात हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है इस तरह की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना। बनाना बहुत आसान होता है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। पहली चीज़ तो दिक्कत आती लाभार्थियों की पहचान करना, उसके बाद से दिक्कत आती उनको कहाँ पर पैसा दें। बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक में आज तक नहीं गए, जाते हैं तो काम नहीं होता है, 100 तरीके के कागज़ पत्तर चाहिए होता है, वो भी उनके पास में नहीं होता है, पूछता है रेसिडेंट का दे दो तो वो भी उनके पास में नहीं है, बैंक खाता पहले से है नहीं, तो कैसे दिया जाए। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है गवर्नमेंट के लिए। तो हम लोग इस योजना को समझते हैं, देखते हैं कि ये क्या है योजना, किस प्रकार से PVTG के बीच में इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। ओके, PM जनमन एक सरकारी योजना जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाना है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के एकीकरण जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों एवं PVTG समुदाय के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। कौन सा मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय भाई, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय है। ध्यान में रखिएगा, मंत्रालय पूछता है स्टेटमेंट में। यह योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा देखरेख किए जाने वाले 11 महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ शामिल है। इसमें केवल आवास शामिल नहीं है, इसमें देखिए आप आवास, PM आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुँच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ अस्थायी आजीविका के अवसर, ये सब कुछ हमने शामिल किया है जो एक व्यक्ति को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए ज़रूरी होता है, उन सभी चीज़ों को शामिल किया है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो क्या ही कहना। इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिए ऑफ ग्रिड व ऊर्जा प्रणाली, सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ये सब कुछ शामिल है। इस योजना से PVTG के साथ भेदभाव, उनके बहिष्कारों के विविध व प्रतिच्छेदन रूपों का समाधान कर राष्ट्रीय व वैश्विक विकास में उनके अद्वितीय मूल्यवान, क्या राष्ट्रीय व वैश्विक विकास में मूल्यवान देंगे, उनको बेचारों को सही से आवास और भोजन मुहैया करवा दीजिए। उसके पश्चात राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय विकास और ये बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। कार्यान्वयन में चुनौती क्या है, PVTG पर अद्यतन डेटा की कमी है। सबसे बड़ा तो हमारी यही कमी है, डेटा ही नहीं रहता हमारे पास, कौन है PVTG कौन नहीं है। क्योंकि PVTG अंतिम उपलब्ध जनगणना डेटा 2001 का है। गजब, बताइए 2011 में जो जनगणना हुआ तो उसमें इनके से संबंधित डेटा हमारे पास PVTG जुड़ा हुआ डेटा नहीं है। 2001 में था, 2011 में नहीं है, जिसके अनुसार इस समुदाय संबंधित लोग कुल संख्या 27.6 लाख है। आपको लगता है कि 2001 में अगर उनकी जनसंख्या 27.6 लाख था तो आज उतना ही होगा, कम से कम करोड़ तो हो ही गया होगा।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय से आधारभूत सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन पीवीटीजी आबादी का एक सटीक वर्तमान डेटा संकलित किया जाना ही बाकी है। डेटा ही नहीं है तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। 2002 में सामाजिक न्याय व अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत जनसंख्या डेटा 2011 की जनगणना पर आधारित था। इसमें महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान की पीवीटीजी जनसंख्या शामिल नहीं थी। 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय समिति ने एक डेटा दिया जिसमें 2011 के आधार पर डेटा दिया है, लेकिन उसमें भी महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान की जो पीवीटीजी हैं उनको लेकर डेटा शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान डेटा की कमी पीवीटीजी समुदाय की जरूरत और प्रगति की सटीक मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न कर रही है। 2013 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा अनुशासित पीवीटीजी समुदाय के लिए विशिष्ट जनगणना की अनुपस्थिति उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास की स्थिति पर उनके सामने क्या चुनौती है वही हमें नहीं पता। जब हमें यही नहीं पता कि कौन पीवीटीजी है तो चुनौती क्या है उनके सामने, ये कैसे पता चल जाएगा। विभिन्न क्षेत्र राज्यों में पीवीटी की जरूरत, क्षमताओं को लेकर जटिलता, विविधता, अनुकूलित लचीले दृष्टिकोण व हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है इनसे जुड़ा हुआ अभी वर्तमान में। अगर तथ्यात्मक तरीके से 100% अगर हम देखने जाएंगे एकदम बहुत बढ़िया सा डेटा, वो ऐसा कुछ नहीं है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कौन होते हैं? 1973 में 1973 ईस्वी में ढेबर आयोग जरूर ध्यान रखिएगा, ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह पीवीटीजी को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया जिसमें घटती स्थिर आबादी, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग, आर्थिक पिछड़ेपन, कम साक्षरता वाले जनजातीय समुदाय को शामिल किया गया। बीपीएससी ने पिछली बार 69 बीपीएससी पीटी में बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा था कि जनजातीय कौन होते हैं, तो आपसे अगली बार ये पूछा जा सकता है कि पीवीटीजी कौन होते हैं। तो ढेबर आयोग ने यही चीज़ें बोली कि जिनकी संख्या घट रही हो या स्थिर हो, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि एग्रीकल्चर में जब से मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ उससे पहले की पुरानी प्रथाओं को वो आज भी कृषि में परफॉर्म करते हैं, उसके आधार पर उत्पादन करते हैं। आर्थिक पिछड़ापन हो, कम साक्षरता हो, जनजातीय समुदाय को चिन्हित किया गया ढेबर आयोग के द्वारा। इस समूह को जनजातीय समुदाय के बीच कम विकसित के रूप में पहचाना जाता है, यानी कि ट्राइब जो होते हैं, एसटी जो होते हैं, उनमें भी सबसे लोएस्ट वाले जो एसटी होते हैं जो बिल्कुल भी मुख्य धारा में शामिल हैं, कुछ भी नहीं है। अब ट्राइब में जैसे भील है, गोंड है, तो ये ट्राइब में थोड़े से अग्रिम पंक्ति के ट्राइब माने जाते हैं, लेकिन पीवीटीजी में वो ट्राइब हैं जो कहीं भी शामिल नहीं होते हैं, बहुत पिछड़े हुए होते हैं। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। वे दूर दराज दुर्गम इलाकों में रहते हैं, खराब बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक सहायता के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं। 18 राज्यों में, अब यूपीएससी ने यही पूछा था कि भारत के सभी राज्यों में पाए जाते हैं। 18 राज्यों में 75 पीवीटीजी समुदाय रहते हैं। उड़ीसा में 15 हैं सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में 12, बिहार झारखंड में 9, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 7, तमिलनाडु में 6, केरल और गुजरात में 5 हैं। शेष समुदाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर में फैले हुए हैं। अंडमान में सभी 4 निकोबार समूहों में एक जनजातीय समूह को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट जो है छोटा सा, इसी सवाल मैं पूछ लूँगा तो आप फिर बोलोगे कहाँ से पूछ लिया, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ है आपका, भारत का ट्रेड डिफिसिट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। भारत के जो टॉप 10 ट्रेड पार्टनर हैं उनमें से 9 के साथ में हमारा घाटा चल रहा है। 9 के साथ में, चीन के साथ में घाटा, रूस के साथ में इराक, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, यूएस के साथ में हमारा सही चल रहा है। बाकी सब के साथ ट्रेड डेफिसिट में हम लोग चल रहे हैं, बैलेंस हमारा बिगड़ गया। ये आपको मैंने क्यों पढ़ाया है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। टॉप हमारा ट्रेड पार्टनर चीन है, सेकंड ट्रेड पार्टनर कौन है, तो सेकंड है हमारा यूएस। पहले यूएस टॉप पर था, चीन दूसरे पर, लेकिन चीन फिर से पहले स्थान पर आ गया। ये बस ध्यान रखिएगा टॉप 10 में कौन कौन है। बाकी इससे जुड़ा हुआ अगर कॉज और कारण ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, डेटा से नहीं पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, तो चीन है वर्तमान में। यूएस को पछाड़ दिया है चीन ने, पिछले 3 वर्षों से यूएस बना हुआ था लेकिन अब चीन हो गया हमारा। लेकिन 10 जो हमारे टॉप ट्रेड पार्टनर हैं उनमें से 9 के साथ में हमारा व्यापार घाटा है। ये सही नहीं होता है हमारे लिए, ट्रेड डेफिसिट सही नहीं होता, यानी कि हम खरीद कम रहे हैं, खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।